Dear students, last time we discussed the construction of direct product of two left R modules और फिर हमने डायरेक्ट सम का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था. तो लेट मी रिकॉल these concepts for you. So let R be a commutative ring, not necessarily commutative. Let R be a ring with identity. In fact, things work comparatively easily if we take the ring to be commutative. लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शंस इन जनरल की जा सकती हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन हम इन जनरल ही करते हैं. सो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी एंड M1 and M2 be left R modules. Then इन दो लेफ्ट आर मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट M1 cross M2 is also a left R module, is also a left R module. और आप जानते हैं कि इसका जो लेफ्ट आर मॉड्यूल स्ट्रक्चर है वो कंपोनेंट वाइज ऑपरेशंस करने से हासिल होता है. तो देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2 इज आल्सो अ लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड इज इक्विप्ड विद टू मैप्स. किसी भी अलजेब्रिक थ्योरी को पढ़ते वक्त जब हम मैप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसके माने उस थ्योरी से मतलब होमोमॉर्फिज्म होता है. व्हेन वी आर स्टडिंग ग्रुप थ्योरी एंड वी से मैप, दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. व्हेन वी आर स्टडिंग मॉड्यूल थ्योरी एंड वी से मैप, दिस इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म. मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ज़रा लंबी फ्रेज है, तो मैप्स कहने से ज़रा बात थोड़ी आसान लगती है. तो then the Cartesian product M1 cross M2 is also a left R module and is equipped with two maps. अभी कि M1 क्रॉस M2 से एक मैप तो आपको मिलता है M1 तक और एक मिलता है आपको M2 तक. इन्हें आप प्रोजेक्शंस कहते हैं P1 एंड P2 कॉल्ड प्रोजेक्शंस. और जो हमने बात लास्ट टाइम प्रूव की थी वो ये थी कि सच दैट गिवन any two module homomorphisms कोई भी हमें मॉर्फिज्म्स दे दिए जाएं मॉड्यूल n से M1 तक और मॉड्यूल n से M2 तक, इन्हें हम F1 F2 कह लेते हैं. देन देयर एग्जिस्ट a unique module homomorphism or map, and that map is from N to
M1 क्रॉस M2, और इस मैप को हमने लास्ट टाइम साई से रिप्रेजेंट किया था, सच दैट इस मैप की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसे कंपोज करें P1 के साथ, P1 कंपोज विद साई, तो जो आप F1 आ जाएगा, और इसे आप कंपोज करें अगर आप P2 के साथ, P2 कंपोज विद साई, तो जो आप F2 आ जाएगा। ये बात इसलिए लिखी हुई थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप डायग्राम बना लें तो बात काफ़ी आसान हो जाती है। जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि M1 क्रॉस M2 जो है वो इन दोनों मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो कि खुद एक मॉड्यूल है, और यहाँ से लेकर M1 तक ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है प्रोजेक्शन P1, और यहाँ से लेकर M2 तक ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है प्रोजेक्शन P2। तो प्रूव हमने ये किया था, अगर हमें कोई और लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल n दे दिया जाए और इसी तरह n से लेकर M1 तक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म F1 हो, और n से लेकर M2 तक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म F2 हो, तो फिर ये डायग्राम कम्यूट करेगी, और दिस पर्टिकुलर डायग्राम कम्यूट्स। कम्यूट करने के माने यही होते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है कि अगर आप, मैं साई मैप लिख दूं पहले, कि अगर आप P1 को साई से कंपोज करें, साई P1 and then साई, P1 कंपोज विद साई इज इक्वल टू F1, एंड P2 कंपोज विद साई इज इक्वल टू F2। देखिए डायग्राम को कम्यूट करने के माने ये हैं कि इन दोनों की कंपोजिशन इसके बराबर होगी और इन दोनों की कंपोजिशन इसके बराबर होगी। So this is the structure we discussed last time, and we actually proved existence of psi and its uniqueness. This map is unique and we proved its uniqueness. और जो बात हमने लास्ट टाइम ऑब्ज़र्व की थी वो ये थी कि M1 क्रॉस M2 को हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं विद दिस स्ट्रक्चर, M1 क्रॉस M2 is called direct product. Direct product of left arm modules M1 and M2. So this is what direct product is. फिर हमने इसी चीज़ को जनरलाइज भी किया था कि यहाँ तो हमने सिर्फ दो लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल्स M1 और M2 लिए हैं, और M1 M2 पर ये बात करने के बाद फाइनाइट मैनी लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल्स के लिए भी यही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जनरलाइजेशन के मानी ये है कि अगर हमें लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल्स की तादाद जो है ना उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, वो फाइनाइट मैनी भी हो सकते हैं और वो इन्फिनिट मैनी भी हो सकते हैं। सो वी विल take a family of left arm modules. So generalization is like this. Let R be a commutative ring. Let R be a ring with identity. So let R be a ring with identity. And अब हम एक फैमिली ऑफ लेफ्ट और मॉड्यूल्स ले लेते हैं MI such that I belong to I. Be a family of left or modules
then the Cartesian product इसे हम यूँ लिखते हैं पाई प्रोडक्ट I belongs to I of mi, ये इन तमाम मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो अ लेफ्ट आर मॉड्यूल, और ऑपरेशन वही होंगे कंपोनेंट वाइज, is also a left arm module and is equipped with projections. यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इन तमाम मॉड्यूल्स एम आई का, इस प्रोडक्ट से हर मॉड्यूल एम आई पर आपको प्रोजेक्शन मिलेगी. यू कैन ईजिली सी दैट. इसे हम पी आई लिख देते हैं. इक्विप्ड विद प्रोजेक्शंस सच दैट given any module homomorphisms, कि आपको अगर कुछ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दे दिए जाएं, किसी एक मॉड्यूल से, किसी एक मॉड्यूल एन से इन तमाम मॉड्यूल्स एम आई, हर मॉड्यूल एम आई पर अगर आपको मॉड्यूल्स होमोमॉर्फिज्म दे दिए जाएं, तो देन देयर एग्जिस्ट a unique map n से लेकर इस प्रोडक्ट तक. इसे हम साई क्या लेते हैं, सच दैट. अब देखिए इस चीज़ की डायग्राम से बेहतर समझ आपको आएगी कि हमारे पास एम आई जो हैं वो लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल्स थे, तो हमने इन्हें तमाम लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया. और हम जानते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर मॉड्यूल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सकता है कंपोनेंट वाइज, एंड अंडर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिस प्रोडक्ट बिकम्स लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल. और इस प्रोडक्ट से हर मॉड्यूल पर आप को प्रोजेक्शन मिल जाती है, जिसे हम हर एक के लिए हम पी आई क्या लेते हैं. इस तरह से कि अगर हमें कोई और लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल एन दे दिया जाए इस तरह से कि एन से हर एम आई पर आपको मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिल जाए, एन आई से हर एम आई तक आपको मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ आई मिल जाए, तो फिर एन से लेकर इस प्रोडक्ट तक आपको एक यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म साई मिलना चाहिए कि सच दैट दिस पर्टिकुलर डायग्राम कम्यूट्स. दैट इज़ वो कंडीशन मैंने ऊपर नहीं लिखी, मैं यहाँ लिख देता हूँ. इसके माने ये है कि आप हर पी आई को साई के साथ कंपोज करें. सो दैट इज़ हर प्रोजेक्शन को आप कंपोज करें साई के साथ, तो रेलेवेंट मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ आई जो अब आएगा फॉर ईच आई बिलोंगिंग टू आई. So this particular structure defines direct product of
a family of left R modules. So this is a direct product of this particular family of left R modules. So let me comment that. This defines direct product of family of modules तो जो बात हमने डिस्कस की है वो सिर्फ ये है कि अगर हमें दो मॉड्यूल्स की बजाय एक फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स दे दिए जाएं तो भी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं एंड दिस वाज द डेफिनेशन। इसके बाद हमने एक और बात नोट की थी कि पहले मैं लिख दूं, कंसेप्ट था डायरेक्ट सम ऑफ टू मॉड्यूल्स इनफैक्ट या फाइनाइट मैनी। सो डायरेक्ट सम, तो मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी and M1 and M2 be left R modules। आप कंसीडर करें, आप इन दोनों लेफ्ट आर मॉड्यूल्स M1 और M2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसीडर कर लें विच इज़ आल्सो लेफ्ट आर मॉड्यूल। ये हम जानते हैं, इसका मॉड्यूल स्ट्रक्चर जो है वो कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन से मिलता है, तो विच इज़ आल्सो लेफ्ट आर मॉड्यूल। अब हम इस लेफ़्ट आर मॉड्यूल M1 क्रॉस M2 से मुतल्लिक दो बहुत स्पेशल मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। M1 क्रॉस M2 is equipped with इससे पहले भी हमने M1 क्रॉस M2 से रिलेटेड दो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म डिस्कस किए थे जिनको हमने प्रोजेक्शंस कहा था। वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है वो M1 क्रॉस M2 से M1 और M2 तक जाते थे। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो भी दो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं, लेकिन वो M1 क्रॉस M2 से M1 और M2 की तरफ नहीं, बल्कि M1 से M1 क्रॉस M2 और M2 से लेकर M1 क्रॉस M2 तक आएंगे। यानी जो प्रोजेक्शंस थी उनकी डोमेन M1 क्रॉस M2 मॉड्यूल था और को डोमेन M1 और M2 थी। जो मॉर्फिज्म्स अब हम डिस्कस करने लगे हैं उनकी डोमेन M1 और M2 होगी और को डोमेन M1 क्रॉस M2 होगी। सो M1 क्रॉस M2 इज इक्विप्ड विद मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स मैं दोनों इकट्ठे लिख देता हूँ, M1 क्रॉस M2 और ये है M1 और ये है M2। अब जो मॉर्फिज्म्स हैं वो M1 से, ये डोमेन है उस मॉर्फिज्म की और ये को डोमेन है, और M2 से लेकर M1 क्रॉस M2 तक आएंगे। इन मॉर्फिज्म्स को हम μ1 μ2 कह लेते हैं। इससे पहले हमने P1 P2 कहा था। सो लेट्स कॉल दीज मॉर्फिज्म्स एज μ1
mu2. So M1 cross M2 is equipped with module homomorphisms mu1 mu2 defined given as, और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपको M1 का कोई एलिमेंट x1 दे दिया जाए तो इस x1 पर जब आप mu1 को अप्लाई करेंगे तो M1 क्रॉस M2 का x1 0 ये ऑर्डर पे मिलेगा। एंड जब आप mu2 को M2 के एलिमेंट x2 पे अप्लाई करेंगे तो आपको M1 क्रॉस M2 का 0 x2 ये ऑर्डर पेयर मिलेगा। Such that given any module homomorphism, from some module n और M1 से लेकर n की तरफ और इसी तरह से M2 से लेकर n की तरफ, अगर आपको ये दो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म F1 F2 दे दिए जाएं, अब ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ये mu1 mu2 भी यूँ आ रहे थे, ये भी इसी तरह से आएंगे। देन there exists a unique map from M1 cross M2 to N, इसे हम F कह लेते हैं, उसे हमने वहाँ साई कहा था, सो इसे हम F कह लेते हैं। यूनिक मैप M1 क्रॉस M2 to N such that कि अगर आप F को mu1 के साथ कंपोज करें तो जो आप F1 आएगा, और अगर आप F को mu2 के साथ कंपोज करें तो जो आप F2 आएगा। तो ये बात ज़्यादा बेहतर समझ आएगी अगर आप डायग्राम ड्रा कर लें। तो ये बात जो है ये डायग्राम से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। दिस इज़ व्हाट वी मीन, दिस व्हाट वी आर सेइंग दैट कि M1 और M2 का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि हम जानते हैं कि एक मॉड्यूल है, और M1 से लेकर यहाँ तक हमारे पास mu1 मैप है, और M2 से लेकर यहाँ तक हमारे पास mu2 मैप है। इसकी डेफिनेशन जो है ना वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। और फिर ये है कि अगर हमें n एक मॉड्यूल दे दिया जाए इस तरह से कि M1 से लेकर n तक और M2 से लेकर n तक आपको मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म F1 और F2 दे दिए जाएं, तो हमें एक यूनिक मैप मिलना चाहिए M1 क्रॉस M2 से लेकर n तक, जिसे हमने F कहा है। तो दिस व्हाट वी मीन दैट दिस पर्टिकुलर डायग्राम कम्यूट्स। कम्यूट करने के माने ये हैं कि अगर हम कंपोज करें F को mu1 के साथ तो रिज़ल्ट F1 के बराबर आना चाहिए, दैट इज़ F कंपोज विद mu1 इज इक्वल टू F1 एंड
F composed with mu2 is equal to F2. So this is what we mean by this particular diagram to commute. लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन हमने प्रूफ मुकम्मल नहीं किया था, तो हम इसे मुकम्मल प्रूफ की शक्ल में फिर लिख लेते हैं। आप समझिए कि ऊपर मैंने प्रोपोजिशन लिखी है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो प्रूफ के लिए हम जो करना है कि वी हैव टू डिफाइन अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M1 क्रॉस M2 टू N। ये हमें ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है ना वो हमें डिफाइन करना है। सो लेट्स डिफाइन दैट। वी डिफाइन फॉर एनी, कोई भी हम x1 x2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, M1 क्रॉस, हम कोई भी x1 x2 एलिमेंट ले लेते हैं M1 क्रॉस M2 का, और इस पर f का इफ़ेक्ट जो है ना हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ f ऑन x1 x2 इज़ इक्वल टू, आप नोट कीजिए कि x1 जो है वो M1 का एलिमेंट है और f1 जो है वो M1 से लेकर n तक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। तो आप इस x1 पर आप ये f1 अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा फिर f1 x1। और x2 नोट कीजिए कि ये M2 का एलिमेंट है, इस पर आप f2 अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा f2 x2। अब ये दोनों एलिमेंट्स f1 x1 और f2 x2 n के एलिमेंट्स हैं, और आप इनको फिर n में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज n इज़ बेसिकली अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो आप इनको ऐड कर दीजिए। सो दिस इज़ आवर डेफिनेशन ऑफ f। सो हैविंग सेड दैट we should verify that this particular f is module homomorphism, and you can do it by yourself very easily. So it can be verified that ये डिपेंड करेगा कि f1 f2 जो है वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। सो इट कैन बी वेरीफाइड दैट f is module homomorphism. So you can do it by yourself, module homomorphism। इसमें सारी चीज़ें की जाएं तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि पता नहीं चलता इंसान क्या कर रहा है, और ये चूँकि बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। हाँ, ये अलबत्ता हम प्रूव कर देते हैं कि f सर्कल μ1 जो है ये f1 के बराबर है, वो सिमिलरली ये भी हो जाएगा सर। तो नो ये हमें वेरीफाई करनी है दोनों कंडीशंस। नो f सर्कल μ1, आप f सर्कल μ1 का इफ़ेक्ट आप देख लीजिए। f सर्कल μ1 इसकी डोमेन M1 बनती है ये, तो f सर्कल μ1 का इफ़ेक्ट x1 पर देखिए, ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। आप μ1 को x1 पर इफ़ेक्ट करेंगे और फिर इस पर आप f का इफ़ेक्ट लेंगे, और आप जानते हैं कि μ1 का जो x1 पर इफ़ेक्ट है वो है x1 0। ये μ1 की डेफिनेशन है, आपने नोट की होगी शुरू में। एंड दिस इज़ इक्वल टू, अब f की डेफिनेशन आप जानते हैं, हमने अभी भी लिखी है कि फर्स्ट कंपोनेंट पर आप f1 अप्लाई कर देंगे, सो दिस इज f1 x1, और सेकंड कंपोनेंट पर आप f2 अप्लाई कर देंगे, f2 0। और f2 चूँकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है इसलिए 0 का इमेज 0 आएगा। सो दिस इज f1 x1 एंड देन प्लस 0, एंड दिस इज इक्वल टू f1 x1, and this is for all x1 belonging to M1. Let me write it. This is for all x1 belonging to M1. It is very important to write.
तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि एफ सर्कल μ1 का x1 पर इफेक्ट वही आता है जो f1 का x1 पर इफेक्ट आता है। तो देयरफॉर एफ सर्कल μ1 जो है ये f1 के बराबर है। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि एफ सर्कल μ2 जो है वो भी f2 के बराबर होगा। इसी तरह यही स्टेप्स होंगे। तो ये दोनों कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। नाउ वी हैव टू इस्टेब्लिश यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म f. So for uniqueness, in order to prove uniqueness of f, हम यूँ करेंगे कि हम m1 क्रॉस m2 से लेकर n तक एक और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म g ले लेंगे, इस तरह से कि ये कंडीशंस सेटिस्फाई हों। तो आप कह लीजिए कि इन ऑर्डर टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ f, लेट तो हम m1 क्रॉस m2 से लेकर एक और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ले लेते हैं कि लेट m1 क्रॉस m2 से लेकर n तक हम इसे g कह लेते हैं। सो लेट दिस बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म सच दैट होमोमॉर्फिज्म सच दैट कि अगर आप g को, वही कंडीशन जो f के साथ सेटिस्फाई होती थी कि g को अगर आप μ1 के साथ कंपोज करें तो जवाब जो है वो f1 आ जाए, और अगर आप g को μ2 के साथ कंपोज करें तो जवाब f2 आ जाए। इस बात को समझने के लिए मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह से है कि m1 क्रॉस m2 ये हमारा मॉड्यूल है, और m1 से लेकर ये मैप μ1 है, और m2 से लेकर ये मैप μ2 है, और हमें एक और मॉड्यूल n और इसके साथ दो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिए गए हैं। एक तो m1 से लेकर n तक जिसे हमने f1 कहा हुआ है, और एक m2 से लेकर n तक जिसे हमने f2 कहा हुआ है। तो हमने एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म f डिफ़ाइन किया है m1 क्रॉस m2 से n तक, ये f हमने कंपोजिशन वाली कंडीशंस इसकी जो है ना हमने वेरीफाई कर दी हैं, इसका मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होना आपने खुद करना है। हम यूनिकनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमें एक और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म g मिल जाए। अब देखिए ये है वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैंने ऊपर लिखा था, m1 क्रॉस m2 से लेकर n तक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म g मिल जाए, जिसकी μ1 के साथ कंपोजिशन देखिए ये g सर्कल μ1 वो f1 हो, और g सर्कल μ2 जो है वो f2 हो। तो प्रूव हम ये करेंगे कि ये g और f आपस में बराबर है। सो लेट दिस बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म सच दैट दिस इज द केस, एंड दैट इज this particular diagram commutes। प्रूव हम ये करेंगे, वी शैल प्रूव दैट हम ये करेंगे कि ये जो g है ये f के बराबर है। दिस इज व्हाट यूनिकनेस मीन
कि अगर कोई और भी ऐसा मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो एफ के बराबर ही होगा, कोई और हो नहीं सकता. सो दिस व्हाट वी हैव टू इस्टेब्लिश. सो फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर हमें एक दो स्टेप्स पहले करने पड़ेंगे इस चीज़ को इक्वल प्रूव करने के लिए. तो अब देखिए, अगर हम जी सर्कल μ1 को x1 पर अप्लाई करें, देखिए जी सर्कल μ1 f1 के बराबर है, तो जी सर्कल μ1 को अगर हम x1 पर अप्लाई करें तो जवाब जो है वो f1 x1 आएगा. इसके माने ये होंगे कि जी को अगर हम μ1 x1 पर अप्लाई करें तो जवाब f1 x1 होगा. तो इसके माने फिर हुए कि अगर हम जी को अब μ1 x1 का रिज़ल्ट आप जानते हैं कि ये x1 0 होता है, दिस आवर डेफिनेशन ऑफ μ1, तो इसका रिज़ल्ट f1 x1 होगा. तो इसके माने फिर ये हुए कि जी ऑफ x1 0 का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा f1 x1, और इसमें अगर प्लस अब ज़ीरो लिख देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो देयरफॉर जी ऑफ x1 0 जो है ये बराबर आ जाएगा f1 x1, और अगर आप इस ज़ीरो को f2 0 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, f2 0 का जवाब ज़ीरो ही होता है. लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि जी का x1 0 पर जो इफ़ेक्ट है वो f का x1 0 पर इफ़ेक्ट के बराबर है. अब देखिए, f का x1 0 पर यही इफ़ेक्ट होगा, f1 x1 प्लस f2 x2. तो g का x1 0 पर इफ़ेक्ट वही है जो कि f का x1 0 पर इफ़ेक्ट है. और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट we can prove that कि अगर हम g को 0x2 पे अप्लाई करें तो इसका जवाब भी वही होगा जो f का 0x2 पर आता है. सो ये दो रिज़ल्ट हम नोट कर लेते हैं. सो हैविंग डन दैट, देयरफॉर इन दोनों रिज़ल्ट्स को इसे आप 1 कह लीजिए और इसे आप 2 कह लीजिए. हमें इनको यूज़ करने की जरूरत पेश आएगी. सो हैविंग डन दैट, नाउ अब हम जी का इफ़ेक्ट x1 x2 पर देखते हैं. तो नाउ इफ़ेक्ट ऑफ जी ऑन x1 x2 इज इक्वल टू इफ़ेक्ट ऑफ जी. x1 x2 को आप जानते हैं कि आप इन दो ऑर्डर पे इसके सम की शक्ल में लिख सकते हैं, x1 0 प्लस 0x2. दिस इज़ व्हाट एडिशन इज़. और जी चूँकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, सो दिस कैन बी रिटन एज जी x1 0 प्लस जी 0x2. और जी x1 0 जो है ना आपने प्रूव किया हुआ है f x1 0. तो दिस इज़ f x1 0, और जी 0x2 को आपने प्रूव किया हुआ है f 0x2. दिस इज़ फ्रॉम 1 and 2. So this is equal to f x1 0 plus f 0x2 and this is equal to, और f x1 0 का रिज़ल्ट आप जानते हैं होगा कि आप f1 को x1 पे अप्लाई करेंगे
और F2 को 0 पे अप्लाई करेंगे, ये डेफिनेशन है। एंड देन प्लस F0x2, आप F1 को 0 पे अप्लाई करेंगे और F2 को x2 पे अप्लाई करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये F2 0 0 है, F1 0 0 है, ये आप ना भी लिखें तो ये आ जाएगा F1 x1 प्लस F2 x2 एंड दिस इज इक्वल टू, और ये आप नोट कर सकते हैं कि दिस डेफिनेशन ऑफ F(x1 x2)। तो हमने पे प्रूव कर दिया कि G का x1 x2 पर इफेक्ट वही होगा जो F का x1 x2 पर इफेक्ट है। तो देयरफॉर G इज इक्वल टू F। कि कोई और अगर ऐसा मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये डायग्राम कम्यूट करे तो वो G जो है वो F के बराबर ही होगा। तो देयरफॉर F इज यूनिक। F इज यूनिक। तो ये नोट कीजिए कि ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की है, M1 क्रॉस M2 equipped with two module homomorphisms coming inside M1 cross M2, this is called sum of M1 and M2, in fact direct sum of. So let me note it. M1 cross M2 equipped with morphisms mu1 and mu2, जो हमने ऊपर लिखे हैं mu1 एंड mu2, इनको हम इंजेक्शंस कहते हैं, कॉल्ड इंजेक्शंस, called injections. So M1 cross M2 equipped with these morphisms called injections is called, इसे हम डायरेक्ट सम कहते हैं, is called डायरेक्ट सम ऑफ M1 and M2, and we write इसे हम यूँ लिखते हैं M1 प्लस, इस सर्कल डाल देते हैं M1 प्लस M2, डायरेक्ट सम ऑफ दीज टू मॉड्यूल्स। तो ये बात मैं ज़रा आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है और डायरेक्ट सम है, इनका जो अंडरलाइंग सेट है वो M1 और M2 मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। सिर्फ ये है कि जब आप M1 और M2 के डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो जो रिलेटेड मॉर्फिज्म्स हैं वो प्रोजेक्शंस होती हैं M1 क्रॉस M2 से M1 और M2 की तरफ, और यूनिकनेस कंडीशन। और जब आप डायरेक्ट सम की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी अंडरलाइंग मॉड्यूल जो है वो M1 क्रॉस M2 या M1 और M2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन जो रिलेटेड मॉर्फिज्म्स होते हैं वो इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि M1 से लेकर M1 क्रॉस M2 तक और M2 से लेकर M1 क्रॉस M2 तक विद दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो यूनिकनेस के साथ आती है। So try to understand these concepts, what direct product and what direct sum of two modules is। और ये बात अच्छी तरह से में रखिए कि डायरेक्ट सम के केस में भी और डायरेक्ट प्रोडक्ट के केस में भी जो अंडरलाइंग मॉड्यूल है वो M1 और M2 मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। फ़र्क जो है वो सिर्फ इससे पड़ता है कि जब आप प्रोजेक्शंस ले रहे होते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, और जब आप इंजेक्शंस ले रहे होते हैं तो वो आपका डायरेक्ट सम होता है। ये जो डायरेक्ट सम है ना, इसे को प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेट मी नोट दैट डायरेक्ट सम
M1 plus M2 is also called, इसे हम को प्रोडक्ट भी कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड को प्रोडक्ट। मैं आपके लिए एक असाइनमेंट में तैयार करता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बल्कि काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी। ये आपको कंसेप्ट बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, नेट पर मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी तवज्जो से आपने चीज़ों को समझना होगा। तो लेट्स हैव एन असाइनमेंट। अभी असाइनमेंट ये है कि हमने दो मॉड्यूल्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, फिर एक फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था। अब हमने दो मॉड्यूल्स का डायरेक्ट सम डिस्कस किया है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स का भी डायरेक्ट सम हासिल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ कुछ मसाइल हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं बाय योर ओन स्टडी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को कि लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी, आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी and let mi such that I belong to I be a family of left or modules। ये दो नहीं या फाइनाइट मैनी नहीं, मे बी इन्फिनिट मैनी, बी अ family of left or modules। So this is a family of left or modules। Then we know that जहाँ तक इनके प्रोडक्ट ताल्लुक है उसमें तो कोई मसला नहीं है कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे हम यूं लिख लेते हैं, पहले भी हमने ऐसे लिखा था, आई बिलोंगिंग टू आई एम आई इज आल्सो लेफ्ट और मॉड्यूल। So this is left arm module, and we also note that we have किसी भी एम आई से लेकर इस प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट ओवर आई बिलोंगिंग टू आई एम आई तक आपको ये इंजेक्शन मिल जाते हैं, इन्हें आप म्यू आई कह लीजिए। वी हैव these maps are module homomorphisms defined as अब देखिए इस बात को बड़ी तवज्जो से आपको देखना होगा। सो दिस इज़ डिफाइंड एज म्यू आई को आप एम आई के किसी एलिमेंट एक्स आई पर इफ़ेक्ट करें तो ये जो म्यू आई एक्स आई इसका एलिमेंट है, ये एक ऐसा इसका एलिमेंट होगा जिसमें ith पोजीशन पर एक्स आई होगा और बाकी हर जगह पर ज़ीरो होंगे। डिफाइंड एज दिस which is an element of this product having xi
at ith place and zeros elsewhere and zeros elsewhere. बस ये समझाने के लिए यहाँ नोट लिख देता हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि इस किस्म का होता है ना जिसमें ज़ीरो ज़ीरो सो ऑन अप टू, फिर यहाँ पर ये इस प्लेस का एक्स आया है और बाकी ये सारे ज़ीरो है। लेकिन ये चीज़ ऐसी होती नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये सिर्फ इस तरह के आपके जहन में एक पिक्चर बन जाए, ऐसे लिखना मुनासिब नहीं होता। आपने सिर्फ इमेजिन करना है कि म्यू आई एक्स आई एक ऐसा वो है, जो भी आपसे कहना चाहें, जिसमें आई प्लेस पर एक्स आई होगा, पर हर जगह पर ज़ीरो होगा। सो दिस इज़ व्हाट definition of mu I is. So we have, these are in fact injections. So we have these injections. These are called injections. अब देखिए, मैं इस चीज़ को मैं एम्फसाइज़ करता हूँ, हम क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से है कि एम आई से लेकर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट तक आपको हर एम आई से ये इंजेक्शंस मिलते हैं। जैसे हमने इससे पहले किया था कि अगर हमें कोई मॉड्यूल n दे दिया जाए और एम आई से इस n तक अगर आपको इसी तरह से मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स मिले, जिन्हें हम एफ आई कह लेते हैं, एफ आई, तो क्या हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक, क्या कोई हमें ऐसा मैप मिल सकता है, हम इसे एफ कह लेते हैं, कि ये डायग्राम जो है ये कम्यूट करे। सो कैन वी फाइंड एफ जो यूनिक हो, सच दैट कि ये डायग्राम कम्यूट करे, कि माने ये है कि एफ आई और म्यू आई की जो कंपोजिशन है वो एफ के बराबर हो। सो एफ सर्कल म्यू आई, एफ सर्कल म्यू आई, let me write on next page. Such that f circle mu I, f circle mu I, such that f circle mu I is equal to fi for every I belonging to I. अब देखिए, इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं या मज़ीद लगाऊंगा, इसे आप खुद ज़रा इसे एक्सप्लोर कर लीजिए। इसमें मसला जो है ना, इस एफ़ की एग्जिस्टेंस के साथ आता है, इस एफ़ की एग्जिस्टेंस के साथ। उसकी वजह से फिर हमें ये जो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। मैं हिंट्स देता हूँ। फर्स्ट हिंट इज वी हैव प्रॉब्लम with f, and secondly, to resolve this problem we modify
ये जो है प्रोडक्ट आई बिलोंगिंग टू आई, एम आई, इसे हम फिर मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद थिंग्स स्टार्ट वर्किंग वेल। और फिर हम कहते हैं कि ये जो भी चीज़ हमारी नई बनती है दैट इज़ डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स। तो जो बात मैं नोट कर देना चाहता हूँ, ये तो आपकी असाइनमेंट है, यू हैव टू कंप्लीट दैट। नोट सिर्फ ये कर लीजिए कि फॉर फाइनाइट मैनी लेफ्ट आर मॉड्यूल्स द direct product and direct sum have same underlying module. So for finite many or modules, the underlying module of direct product and direct sum is same। डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंडरलाइंग जो मॉड्यूल है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और डायरेक्ट सम के अंडरलाइंग जो मॉड्यूल है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये फ़र्क सिर्फ मॉर्फिज्म से बनता है। द डिफरेंस कम्स when we consider morphisms, डायरेक्ट प्रोडक्ट के केस में जो मॉर्फिज्म्स हैं वो आप जानते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं, और डायरेक्ट सम के केस में जो मॉर्फिज्म्स हैं वो इंजेक्शंस होते हैं, और यूनिकनेस कंडीशन वगैरह भी सेटिस्फाई। एनीवे, अंडरलाइंग मॉड्यूल इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ given finite many modules, but for an arbitrary family of modules, these two concepts, let me recall what are those concepts, that is product, direct product in fact, and sum, direct sum and sum, direct sum. So these two concepts are different। तो अगर मॉड्यूल्स की तादाद जो है वो फाइनाइट मैनी ना हो, इन्फिनिट मैनी हो, तो फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट और डायरेक्ट सम डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। फाइनाइट मैनी के लिए ये एक जैसे हैं। सो दिस वाज मोस्टली वी कुड डिस्कस अबाउट डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट सम। देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट दिस कंसेप्ट, बट फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन टुडे। स्पेशली ये देखिए कि अगर मॉड्यूल्स की तादाद जो है वो इन्फिनिट मैनी हो तो डायरेक्ट सम के लिए हमें कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। आपने ये देखने को मुश्किलात क्या है, और उन मुश्किलात को हल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या एफर्ट्स किए हैं। देन आफ्टर दोज एफर्ट्स थिंग्स स्टार्ट वर्किंग क्वाइट वेल। आपको इस असाइनमेंट के लिए काफ़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। नेट से तलाश कीजिए, बुक्स को देखिए। अब हम वापस आते हैं कुछ कंसेप्ट्स जो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे। मॉड्यूल जनरेटेड बाय
अ सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, और फिर कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी. सो लेट्स कम बैक टू दीज थिंग्स. लीन, आपको याद होगा आप वेक्टर स्पेसेस आप पढ़ते रहे हैं. वेक्टर स्पेसेस में आप लीनियर कम्बिनेशंस बनाते रहे हैं. लीनियर कम्बिनेशंस के हवाले से आप ऐसे ऐसे वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते रहे हैं. और फिर आप किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस का जिक्र करते रहें. लेट मी रिकॉल फ्यू थिंग्स फ्रॉम वेक्टर स्पेसेस. रिकॉल while studying vector spaces, we consider, आपको याद होगा वहाँ फील्ड हम लेते हैं. एक ऐसी रिंग जिस जो कम्यूटेटिव भी हो, उसके अंदर आइडेंटिटी भी हो, और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हो. सो while studying vector spaces we consider field. और फील्ड होने की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. तो while studying vector spaces we consider field and talk about linear combinations, independent vectors, then dependent vectors, and basis of a vector space. Basis of a vector space. इसी किस्म की चीज़ें हम अब भी करेंगे. वेक्टर स्पेस आप जानते हैं कि इन पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस में मॉड्यूल ही होता है. वेक्टर स्पेस में जो अच्छी बात है वो ये है कि यू आर वर्किंग वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड, एंड फील्ड आर वेरी नाइस थिंग्स टू वर्क विद. मॉड्यूल्स के केस में आप एक रिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, और रिंग में आप जानते हैं कि मुमकिन है वो कम्यूटेटिव ना हो, उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ना हो. आसानी के लिए हम एट फर्स्ट स्टेज हम रिंग को कम्यूटेटिव ले लिया करते हैं, लेकिन फिर भी इन्वर्सेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस उसके अंदर नहीं होते, तो चीज़ों को काफ़ी एहतियात से करना पड़ता है. सो लेट्स कम टू द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विद. और इससे पहले हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि लेट आर बी अ रिंग with identity and M be a left R module. Let's write it as definition. Let R be a ring with identity and M be a left R module. आप M का एक सबसेट ले लीजिए. लेट X बी सबसेट ऑफ M. देन हमने ये बात इससे पहले भी डिस्कस की थी कि आप यूँ करेंगे, ये जो सबसेट S है, X है, इसके तमाम एलिमेंट्स की आप लीनियर कम्बिनेशन ले लीजिए रिंग R के एलिमेंट्स के साथ. ये AX जो है ये रिंग R का एलिमेंट है. इसे आप X के एक एलिमेंट X के एलिमेंट X को रिंग R के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम को आपस में जमा कर दीजिए. ये समेशन आप लेंगे ओवर X बिलोंगिंग टू X, तो आपको इस किस्म की बहुत सारी एक्सप्रेशन मिल जाएंगी सच दैट AX बिलोंग टू R. और इस पर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि AX जो है ना, ये इनमें से फाइनाइट मैनी जो है ना वो नॉन ज़ीरो होंगे.
लिखते हम यूँ हैं कि वेयर ऑल बट अ फाइनाइट मैनी, but a finite many ax are zero। कि ये जितने भी आप ये जो भी एक्सप्रेशन आपके पास आ रही है इसमें ए एक्स जो है इनमें फाइनाइट मैनी नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी तमाम ज़ीरो होंगे। सो तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसे हम डिनोट हमने किया था इस सिंबल के साथ, एंड दिस इज़ अ मॉड्यूल कॉल्ड मॉड्यूल जनरेटेड बाय एक्स। देन दिस is this module, in fact this is some module of him, is a some module of him called submodule generated by X। generated by X। अब देखो बात मैंने यहाँ से इसलिए शुरू की है कि ये बात इससे पहले हम डिफ़ाइन कर चुके थे, लेकिन ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रहती अगर हम फाइनाइट केस को हम डिस्कस करें। थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। मैं सिर्फ एक चीज़ सिर्फ मैं डिफ़ाइन कर दूँ यहाँ पर कि इफ़ अगर x से जनरेट होने वाला जो सम मॉड्यूल है वो m ही के बराबर आ जाए, देन m इज़ कॉल्ड मॉड्यूल जनरेटेड बाय x। मॉड्यूल जनरेटेड बाय x। और फिर अगर x जो है एक फाइनाइट सेट हो, मतलब x इस किस्म का हो, x1 x2 so on up to xn, देन इफ़ x से जनरेट होने वाला मॉड्यूल अगर m खुद ही हो तो देन m इज़ कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। चूँकि फाइनाइट मैनी एलिमेंट से जनरेट होता है। तो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं कि इससे पहले हमने इन बातों को डिस्कस किया था, तो मैंने इन चीज़ों को दोबारा मैंने लिख दिया है। लेकिन जो अब हम काम करने लगे, अगर हम सिर्फ फाइनाइट केस पर कंसंट्रेट करें तो ये चीज़ें फिर बहुत आसान हो जाती हैं। सो let's discuss the finite case. Things will be very simple now. So let R be a ring with identity. Let x is equal to x1 x2 so on up to xn be a finite subset of R module M